हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संदीप सर। सबसे पहले तो आज मैं आप सभी को कांग्रेचुलेट कर रहा क्योंकि आप सभी लोग 10th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं और आप सब ने सिलेक्ट किया है 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम और उसमें भी लिया है मैथ्स ग्रुप। सो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। मैथ्स ग्रुप में आप सब जानते हैं क्योंकि मैं इस बात को लेकर काफी खुश हूं क्योंकि मैं एक मैथ्स टीचर हूं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि कई सारे बच्चे मेरे साथ और जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं यहाँ पे कि अभी देखिए 10th स्टैंडर्ड में आप जिन चैप्टरों को पढ़ते चले आ रहे हैं उन चैप्टरों में आपने उसे सब्जेक्ट की तरह मतलब चैप्टर वाइज उसके इंफॉर्मेशन को समझा, उसकी डिटेल जानी, उसके सम्स किए और आपने उसको सॉर्ट आउट किया। लेकिन अब जबकि आपने 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट किया है मैथ्स ग्रुप, तो इसमें आपको हर चीज को प्रॉपर्ली बहुत ही डिटेल के साथ समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि क्या है, आपको मैथ्स की जितनी ब्रांचेस है उनके बारे में जानना पड़ेगा और उससे रिलेटेड आपके कौन कौन से चैप्टर किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो आज मेरा लेक्चर है दैट इज इंट्रोडक्टरी, इसमें आपको मैं 11th स्टैंडर्ड का जो आपका मैथ्स का सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं और वो किस ब्रांच से हैं उस सब की डिटेल में आपको दूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये वीडियो सीरीज है इसे आप अगर स्टार्टिंग से अभी जैसे देखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसके अंदर अपना जो 11th स्टैंडर्ड का बेसिक है वहां से लेकर मैं आपको JEE तक सभी चीजों को पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की, जिसके अंदर आपका डेफिनेटली 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस तो हो ही जाएगा। इसके अलावा दूसरी रेफरेंस बुक्स जो आपको हेल्प करेंगी JEE में। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले और स्टार्ट करते हैं कि हमारे मैथ सब्जेक्ट में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में एक्चुअली दो ही मेन ब्रांच होते हैं जो होते हैं प्योर मैथमेटिक्स एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स। यानी कि हम सबसे पहले जो डिवाइड करते हैं मैथ्स को वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्योर मैथमेटिक्स और दूसरा होता है एप्लाइड मैथमेटिक्स। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो क्या होता है, यानी हम जो फॉर्मूला होते हैं उनको डायरेक्ट यूज करके हम सम सॉल्व करते हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स। हमारा जो सिलेबस है वो एक्चुअली मेनली बिलोंग करता है प्योर मैथमेटिक्स से। कहां से? प्योर मैथमेटिक्स से। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ठीक है, यहाँ जो ब्रांचेस मैंने आपको लिख के दी है उन्हें बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो है हमारा सबसे पहले आता है दैट इज योर फर्स्ट वन अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या होता है भाई? दैट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि सबसे पहले जो हमने नंबर्स सीखे थे और नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशन जो कौन से होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, मेन चार विच आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो चीजें हम कहां सीख चुके हैं? हम अरिथमेटिक में पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम उन सभी ब्रांचेस की जो प्योर मैथमेटिक्स में आते हैं उन सबको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले आता है अलजेब्रा। क्या आता है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या किया जाता है? टू फाइंड अननोन क्वांटिटीज। मतलब क्या है, आप कहीं भी जो अननोन वैल्यूज हैं उनको जानने की, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए जिस ब्रांच में जाते हैं उसे बोला जाता है अलजेब्रा। क्या बोला जाता है उसे? अलजेब्रा। दैट्स योर फर्स्ट ब्रांच। ठीक है, इसकी बात करें तो नेक्स्ट वन है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री देखिए आप पहले भी कर चुके हैं, वही है ज्योमेट्री जिसमें हम लोग क्या करते हैं अलग अलग शेप मींस वी आर डील्स विद द शेप, साइज और ये सब जो चीजें हैं उनके साथ हम जो वर्कआउट करते हैं वो किस में आता है? वो आता है हमारा ज्योमेट्री में। ठीक है ना, ज्योमेट्री नॉर्मली सभी थ्योरम और प्रूफ्स वगैरह, डायग्राम्स उन सब के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, जिसमें हमें थ्योरम्स की स्टेटमेंट पता होने चाहिए जिससे हम लोग क्या करते हैं अलग अलग चीजों को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो वो है हमारा ज्योमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट वन इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखिए आप 10th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बस वही है। तो जो हमने ट्रिगोनोमेट्री किया था वो हमारा था स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब जो ट्राइंगल के साथ एंगल्स और ये हमारा साइड्स का जो रिलेशन है उसे समझते हैं हम लोग किसमें? इन द ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, मुझे पता है कई बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है और कई लोगों को जिन्हें फॉर्मूला नहीं आते उन बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है। पर फ्रेंड्स याद रखें इस अब 11th में आपके इस चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या आता है? डील्स विद द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस लाइक लिमिट्स, इंटीग्रल, डेरिवेटिव्स। ये सब वो चीजें हैं जो आपने अभी तक नहीं की हैं। ठीक है,
यानी ये आपके लिए कुछ नया है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जानने को, और डेफिनेटली बहुत सारे, क्योंकि आपने मैथ्स लिया है, डोंट फॉरगेट जब मैथ्स लिया है तो फॉर्मूला तो आएंगे, तो वो बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे लर्न करने भी आएंगे। बट डैम श्योर अगर आप उनके सभी के सभी फॉर्मूलाज के रिलेटेड सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी फेस करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ है कैलकुलस, जिसमें आता है हमारा लिमिट, इंटीग्रल्स, डेरिवेटिव्स वगैरह। ओके, नाउ नेक्स्ट, उसके बाद आता है नेक्स्ट ब्रांच जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आप 9th स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, 9th में भी किया था आपने, देन यू हैव डन इन 10th, और अब आ गया है 11th में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज करेंगे जैसा आप पहले करते थे, उसी तरह के मीन, मोड, मीडियन वगैरह वो सब चीजें यहाँ पे। और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी में जिस तरह से आप सम्स करते हैं, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, राइट, दिस टाइप ऑफ सम्स, वही कॉइन, डाइस और उस तरह के सम है। हाँ, डेफिनेटली थोड़े उससे ज्यादा भी हैं, पर बेसिक तो है ही। ठीक है, तो इस तरह की ये जो है हमारी 1 2 3 4 5, मैंने आपको मैथ्स की प्योर मैथमेटिक्स में 5 ब्रांचेस का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो 5 ब्रांचेस हैं, इनसे हमारे जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसमें चैप्टर्स को किस तरह से अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये मालूम पड़े कि आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो मैथ्स के किस ब्रांच में से आता है। ठीक है, तो उससे आप और क्या कर सकते हैं, डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी रेफरेंस बुक चाहिए हो तो वो भी आप फाइंड आउट करके उससे उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो हमारा सिलेबस देखें तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं 11th स्टैंडर्ड में हमारे पास टोटल 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 16। उन सभी को मैंने अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं जो आता है हमारा सेट्स एंड फंक्शन। तो यहाँ पर जो सेट्स एंड फंक्शन है उसके अंदर हमारे 3 चैप्टर आते हैं। पहला आता है सेट्स, सेकंड नंबर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, और थर्ड नंबर आता है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए सेट्स। सेट्स में क्या होता है, कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब हम लोग कुछ डेटा को कुछ इस तरह से कलेक्ट करके उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आप क्या उसे समझ सकें कि इसके कलेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग उसके जो ऑपरेशन होते हैं जिसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह चीजें होती हैं, सबसेट आता है, पावर सेट आता है, यूनिवर्सल सेट आता है, ऐसे कई तरह की चीजें हैं जो आप किसमें चैप्टर नंबर 1 में जानेंगे। जब हम लोग सेट की प्रॉपर नॉलेज समझ लेते हैं उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज योर रिलेशन एंड फंक्शन। सेट से एक स्टेप और आगे जाते हैं तो आ जाता है कार्टेशियन। तो ये जब ऑर्डर पेयर को कार्टेशियन करने के बाद हम जिस तरह से उसे अरेंज करते हैं, उसे जिसमें एक सेट को दूसरे सेट के साथ रिलेट करने के लिए हमें एक रिलेशन की जरूरत पड़ती है, और वो बन जाता है हमारा रिलेशन। और जब एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन कंफर्म हो जाता है तब हमें उसे एक नाम देना पड़ता है, और वो नाम होता है हमारा फंक्शन। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहले हमें सेट समझना पड़ेगा, उसके बाद रिलेशन, और उसके बाद फंक्शन। फंक्शन हो जाते हैं उसके बाद हमें अलग से टॉपिक समझना है जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें जो हमारे मेन 6 फंक्शन है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec एंड cot। तो ये जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन्हें हमने इनसे रिलेट किया है, किसके साथ? फंक्शन के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे उन चीजों को समझते हैं। तो ये वो हमारा पहला, दैट इज योर सेट्स एंड फंक्शन। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है वो आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या आता है तो देख सकते हैं, अलजेब्रा के अंदर हमारे कई सारे चैप्टर आ जाते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, हर सम को हमें उसी प्रॉपर फॉर्मेट में रखना है, जिसके अंदर हम लोग कुछ इस तरह से जाते हैं, जैसे कि आपको जो फंक्शन या जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो होता है आपका स्टेटमेंट कहां तक, उसको अगर आप n = 1 लेते हैं तो प्रूफ होता है, फिर उससे n = k लेते हैं प्रूफ होता है, और अगर 1 और k दोनों के लिए वो चीज प्रूफ है तो हमें ये प्रूव करना है कि वो k+1 के लिए भी क्या है, करेक्ट है। अगर आप ऐसा समझा सकते हैं जिस भी फंक्शन में आपको दिया गया है उसे, तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये n = 1 के लिए है प्रूव, n = k के लिए प्रूव है, इसलिए n = k+1 के लिए भी प्रूव होगा। दैट्स व्हाई इट विल बी आल्सो प्रूव फॉर n = n, यानी हम फाइनाइट टर्म्स तक उसे प्रूव कर सकते हैं।
वो हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत ही अच्छा और सिंपल चैप्टर है, एक ही फॉर्मेट से हमें सारे के सारे जो सम्स हैं वो सॉल्व करने हैं, इसीलिए बहुत ही ये इजी लगता है चैप्टर बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें यहाँ दो टॉपिक है, जिसमें से एक टॉपिक को आप काफी अच्छे से जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड में किया था, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था ये वही है, लेकिन साथ में आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रेंड्स, आपने अभी तक जो टाइप्स ऑफ नंबर किए थे उसमें किया था आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और रियल नंबर्स। अब रियल नंबर से भी एक और स्टेप आगे आ गए हम, और जिसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है रियल पार्ट और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। यानी कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर, यानी एक ऐसा नंबर का एक इस तरह का सेट है जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट भी होता है। यानी कि आपने आज तक ये बिल्कुल नहीं देखा होगा कि किसी भी स्क्वायर वैल्यू का आंसर माइनस यानी नेगेटिव में आता है, लेकिन जब ऐसा पॉसिबल होता है तो क्या बन जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। यानी कि आपने कोई भी पर्टिकुलर रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में आज तक नहीं देखा, हम उसे बोलते थे नॉट पॉसिबल। अब उसी को हम लोग यहाँ एक नाम दे देंगे जहां पर किसी स्क्वायर का आंसर क्या आता है, माइनस में आता है, और वो बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल नंबर से भी ज्यादा आगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 6 जो है लीनियर इनइक्वालिटी। देखिए, आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सब आपने पहले ही किया है। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। लीनियर जो इक्वेशन है उसके साथ जुड़ गया यहाँ पे एक और वर्ड जो है इनइक्वालिटी। तो मैं आपको बताऊं, इनइक्वालिटी से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। इनइक्वालिटी अगर आपको याद हो तो आप 4 तरह के इंटरवल करते थे, ओपन ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन एंड क्लोज क्लोज। ये 4 इंटरवल के अंदर हमारी कुछ वैल्यूज आया करती थी, यानी हमारा x ऐसा है जो 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो हम लोग कौन से नंबर लिखते थे नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4 5, बस बिल्कुल वही है। ठीक है ना, यानी हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी के साथ इस चैप्टर को सॉल्व करना है और उसके बाद उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 7। फ्रेंड्स, जो लोग आगे मतलब दूसरी जो एंट्रेंस एग्जाम है उन सब की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ इस तरह के सम्स आते हैं जिसे करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। मतलब ये थोड़े लॉजिक बेस्ड सम होते हैं। कैसे होते हैं, लॉजिक। आपको थोड़ा सा मैथ्स के साथ साथ थोड़ा सा अपना पर्सनल जो लॉजिक है वो भी लगाना पड़ेगा, तो आप इन सम्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे बहुत ही सिंपल है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला है तो हमें डेफिनेटली पता है कि हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर इज चैप्टर नंबर 8 है हमारा बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जो है वो हमें एक तरह का ट्री जैसे हमने आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले 8th स्टैंडर्ड में सीखा कि आपका a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, फिर हमने 9th में सीखा a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है। बस अब समझ लीजिए हम उसके भी आगे आ रहे हैं, a प्लस बी होल रेज़ टू 4, a प्लस बी होल रेज़ टू 5 6 7 8 और भी आगे। ये सब कुछ आपको कौन बताएगा, चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में इस तरह का आपको कंप्लीट जो फॉर्मूला है उससे अच्छे से समझाया गया है और उससे से रिलेटेड उसके सम्स दिए गए। ठीक है, तो वो आएंगे आपके चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम में। इसके बाद नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से याद है चैप्टर आपका 10th स्टैंडर्ड में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर था। ठीक है ना, बस उसी से मिलता जुलता कुछ यहाँ पर है। उसमें हम लोग प्रोग्रेशन करते थे, जिस प्रोग्रेशन में आप उसे अरिथमेटिक फॉर्म में करते थे। यहाँ पर भी आपको सीक्वेंस और सीरीज दिए गए हैं। ये सीक्वेंस एंड सीरीज भी आपको डेफिनेटली कुछ उन्हीं चैप्टर नंबर 5 के पैटर्न्स को याद दिलाएंगे। आप उनके थोड़े बेसिक चीज की नॉलेज के साथ आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला है कुछ जिसके रिलेटेड आप उस सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पे हमें करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने लास्ट 10th में हमारा चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमने किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब चीजें की थी।
यहाँ पर भी हम लोग कुछ इसी तरह की चीजें बट इन अ डिफरेंट वे कर रहे हैं। यहाँ कौन से चैप्टर आते हैं, तो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 10 जिसके अंदर आता है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस मतलब जब अगर कोई दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो वो क्या हो सकती है, उनकी पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल रहेंगी या फिर ओवरलैप टू ईच अदर। ऐसी कई सारी सिचुएशंस को समझाता हुआ विद प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड ये चीज यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइंस में सिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट वन इज कॉनिक सेक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके लिए नया भी है। इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट आते हैं जिसमें से एक से तो आप बहुत ही अच्छे फैमिलियर हैं, दैट इज योर सर्कल। सर्कल के अलावा आपके पास है पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। नाम कुछ थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, सुन के थोड़ा सा डर लगेगा, बट डोंट वरी, ये जितने बड़े नाम हैं उतने ही आसान इनके फॉर्मूला है। ठीक है, बस फॉर्मूला में आपको उसकी वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉनिक सेक्शन जो है उसमें अलग अलग 4 पॉइंट देखेंगे, उन्हें समझेंगे, आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 विच इज इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। इस टॉपिक में भी आपका जो ज्योमेट्री है उसके जो शेप्स वगैरह दिए गए उनके अंदर हम लोग 3D में, यानी उनके जो 3D शेप्स हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। नेक्स्ट ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस। मैंने आपको दोस्तों पहले भी कहा था ये आपके लिए काफी नया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 13 है जिसमें है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये आपको लिमिट जो चैप्टर है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देगा। इस तरह के सम आपके लिए थोड़े से नए हैं, पर डोंट वरी, इसे आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको धीमे धीमे ये बहुत इजी लगने लगेगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट इसमें लेवल नहीं है। काफी अच्छे से इसको समझा हुआ बुक को आप रेफर करेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया हम रेफरेंस बुक वगैरह जो है वो भी आपको कराएंगे, तो आप डेफिनेटली इसे काफी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कैलकुलस में सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 13। इसके बाद आते हैं हम लोग इस तरफ, यहाँ पर है नेक्स्ट दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर 14, उसका नाम भी है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है MR। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर ये था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड फॉर्मूला बेस्ड था। यहाँ पर भी इस तरह की कुछ चीजें आती हैं जहां पर आपको रीजनिंग, मैथ्स की जो रीजनिंग सम्स हैं उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट आता है वो है हमारा सेम टू सेम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर 2 ही चैप्टर आएंगे। फर्स्ट वन चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स एंड द चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी। इनमें क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंप्लीट सिलेबस 11th स्टैंडर्ड का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने आपको मैथ्स के जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में बताया, और साथ ही साथ आपके 11th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें कौन से चैप्टर आते हैं, वो किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया है। ठीक है, इसमें जो चैप्टर आपके लिए नए हैं वो भी समझा दिया है, जो आप पहले से जानते हैं उनको भी मैंने आपको ब्रीफ किया है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपको डिटेल्स मैंने आपको समझाई है ये सिलेबस की है, और अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो NCERT का जो लेवल है हमें उससे भी अपर लेवल में जाके उनको सीखना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी NCERT का जो हाई लेवल है हमें उससे भी ज्यादा अच्छे रेफरेंस बुक्स जो है उन्हें प्रिफर करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी तक जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक कहीं भी कोई भी क्लासेस बेस्ड या कोई भी इंस्टीट्यूशन बेस्ड कुछ बुक्स पढ़ के हम अपने अच्छे स्कोर के लिए हम लोग सोचा करते थे, लेकिन अब जो आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें ये थोड़ा इनफ नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपको जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं उन्हीं को रेफर करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, उनकी डिटेल मैं आपको भी दे रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको कुछ स्पेशल रेफरेंस बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे आप JEE में अच्छा सा रेफरेंस निकाल सकते हैं। तो उन बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज सिंगेज मैथ्स बाय G. Tewani। ये बहुत अच्छी बुक है आपके JEE प्रिपरेशन के लिए, जो आपको बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन देगी हर एक चैप्टर का, जिसमें आप अगर उसके स्टार्टिंग से अच्छे से करेंगे दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प टू यू। नेक्स्ट वन आता है, सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स फॉर JEE एडवांस, दैट इज बाय टाटा मैकग्रो-हिल। ये बुक भी आपको डेफिनेटली काफी हेल्पफुल रहेगी।
नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स बाय ए दास गुप्ता। ये भी काफी अच्छी बुक है जिसमें आपको जेडब्ल्यू के मैथ्स में आपको काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन है आपके लिए अरिहंत प्रॉब्लम बुक इन मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेडब्ल्यू, जो है एसके गोयल, और मैं इसके साथ एक और नाम ऐड करना चाहूंगा, दैट इज विनय कुमार। तो ये भी एक बुक है जो आईआईटी के लिए काफी अच्छी रहती है। वन मोर थिंग, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, एक बुक आती है दैट इज फ्रॉम अरिहंत, जो चैप्टर वाइज और जो आपको आईआईटी के लिए चैप्टर वाइज जो सभी चैप्टरों का सॉल्व आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा ऑफ लास्ट 41 इयर्स। मैं ये बुक आपको कंपलसरी लेने के लिए बोलूंगा कि आप ये जो बुक है अरिहंत की, दैट इज योर ए अग्रवाल, इनकी जो बुक है ये बुक आप जरूर लें, क्योंकि ये आपको क्या करेगा, लास्ट 41 ईयर में चैप्टर वाइज कौन कौन से सम कब कब आए हैं उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो अरिहंत की बुक है अग्रवाल की, ए अग्रवाल, राइट, उसमें 41 ईयर्स का कंप्लीट सिलेबस है। वो बुक मैं आपको जरूर लेने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि ये जितनी भी बुक हैं, आप इन बुक में से किसी भी एक बुक को तो अच्छे से रिलीजियसली फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज अगर आप अच्छे से उसे रिवाइज करेंगे तो आपका डेफिनेटली जो जेडब्ल्यू में मैथ्स में स्कोर 100% बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, पर डेफिनेटली आपका इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, राइट, दैट विल ओनली हेल्प यू। और मैं अपने इस पूरे जो वीडियो सीरीज है इसके अंदर आपको 11th का सिलेबस तो कराऊंगा ही, साथ ही साथ हम इस जो मैंने आपको बताया 41 इयर्स चैप्टर वाइज जो अरिहंत की बुक है उसकी भी चीजें जो है आपको मैं कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस यही स्टॉप कर रहे हैं हम लोग, और अब हम आगे से हमारा सिलेबस जो मैंने आपको बताया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम अपना फर्स्ट चैप्टर हमारे फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।